प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम। आज फिर से उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है वाक्य शुद्धि। टॉपिक का नाम है वाक्य शुद्धि। कहने का मतलब है वाक्य को शुद्ध रूप में लिखना ही वाक्य शुद्धि होता है। सबसे पहले वाक्य से पहले कुछ बात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं होते हैं वर्ण कहलाती है। वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। और तीसरे नंबर पे बात करते हैं शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। तो हमने क्या देखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं और शब्दों से वाक्य का निर्माण होता है। और अपना पॉइंट चल रहा है वाक्य शुद्धि। तो इस वाक्य शुद्धि में हम देखते हैं सबसे पहले कि वाक्य, पता लग गया कि शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। विद्यार्थियों, वाक्य जो होता है उसका हमारी जो हिंदी जो विषय है उसमें बड़ा महत्व होता है। वाक्य जो होता है अर्थ संप्रेषण की दृष्टि से वाक्य का विशेष महत्व होता है। बात करते हैं अर्थ संप्रेषण की दृष्टि से वाक्य का बहुत महत्व होता है। हमने बात की अर्थ संप्रेषण की दृष्टि से वाक्य का बहुत महत्व होता है। कभी कभी विद्यार्थियों समस्या आ जाती है कि ये संप्रेषण क्या होता है। संप्रेषण का अर्थ अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो हम जो बात बताई गई है उसको भी सही तरीके से नहीं जान पाते हैं। तो संप्रेषण का मतलब होता है मनुष्य का एक दूसरे के साथ मधुर व्यवहार। संप्रेषण का एक अर्थ तो क्या होता है कि मनुष्य का एक दूसरे के साथ मधुर व्यवहार, मैत्री भाव और भाईचारा। तो हमने देखा संप्रेषण का अर्थ, देखा कि अर्थ संप्रेषण की दृष्टि से वाक्य का बहुत महत्व होता है। तो संप्रेषण का मतलब होता है मनुष्य का एक दूसरे के साथ मधुर व्यवहार, मैत्री भाव या फिर भाईचारा। तो इसमें क्या हो गया, मनुष्य का एक दूसरे के साथ मधुर व्यवहार या मनुष्य का एक दूसरे के साथ मधुर व्यवहार की दृष्टि से वाक्य का बहुत महत्व होता है। मैत्री भाव की दृष्टि से वाक्य का बहुत महत्व होता है। आपसी भाईचारे की दृष्टि से वाक्य का बहुत महत्व होता है। आगे हम बात करते हैं कि जिस प्रकार हम शब्दों के शुद्ध प्रयोग हेतु सावधानी बरतते हैं, शब्दों को शुद्ध लिखने के लिए हम बहुत सी सावधानियां बरतते हैं, ठीक उसी प्रकार वाक्य प्रयोग के समय भी हमें उतनी ही सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। वाक्य में कई बार क्या होता है कि असावधानी या अज्ञानता के कारण कुछ कमियां रह जाती है। और इसका जो मुख्य कारण होता है वह होता है, एक तो हम क्या करते हैं कि शब्दों का अनावश्यक रूप से प्रयोग कर देते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, लिंग वचन, विशेषण आदि के अनुपयुक्त उपयोग से भी ऐसा देखने को मिलता है। तो विद्यार्थियों, आज हम देखते हैं जो भी व्याकरण के टॉपिक हैं जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, कारक आदि में जो अशुद्धियां हैं उनसे संबंधित हम कर्मित तरीके से देखते हैं। तो नंबर 1 देखते हैं संज्ञा संबंधी अशुद्धि।
नंबर 1 की बात करते हैं, संज्ञा संबंधी अशुद्धि। नंबर 1 की बात करते हैं, संज्ञा संबंधी अशुद्धि। संज्ञा संबंधी अशुद्धि या संज्ञा संबंधी अशुद्धियां जो हैं वो कैसे होती हैं और उन अशुद्धियों को हम किस तरीके से दूर करते हैं। तो इधर लिखेंगे अशुद्ध वाक्य, इधर लिखेंगे शुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य इधर लिखेंगे शुद्ध वाक्य। इधर में नंबर 1 अशुद्ध वाक्य लिखता हूं। नंबर 1 है, शनिवार के दिन अवकाश रहता है। शनिवार के दिन अवकाश रहता है। विद्यार्थियों, ये जो है अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि शनिवार भी क्या है, एक दिन है। तो मतलब एक ही दिन का 2 बार इसमें प्रयोग किया गया है, तो इसमें अशुद्ध वाक्य है, शनिवार के दिन अवकाश रहता है। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा, शनिवार को अवकाश रहता है। शुद्ध क्या हो जाएगा, शनिवार को अवकाश रहता है। इसमें हमने क्या देखा कि शनिवार के दिन, क्योंकि दिन शनिवार भी क्या है, एक दिन है, इसलिए ये जो व्यर्थ के शब्द हैं उनको उठा करके हम जो वास्तविक शब्द हैं, जो होने चाहिए, जो वाक्य के अनुसार शब्द आनी चाहिए, उसका प्रयोग किया और हमने लिख दिया शनिवार को अवकाश रहता है। दूसरे नंबर का एग्जाम्पल हम देखते हैं। दूसरा है कि प्रातः काल के समय घूमना चाहिए। प्रातः काल के समय हमें घूमना चाहिए। तो विद्यार्थियों, प्रातःकाल जो वो भी क्या है, एक समय है, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा वो होगा प्रातःकाल घूमना चाहिए। प्रातःकाल घूमना चाहिए। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो गया कि प्रातःकाल घूमना चाहिए। कैसे समय को उठा दिया, क्योंकि प्रातःकाल भी क्या है, एक समय है। तो इस प्रकार से हम अशुद्ध जो वाक्य हैं उसका शुद्ध रूप इस तरीके से करते हैं। तीसरे की हम बात करते हैं कि जयपुर में अनेक जगह दर्शनीय स्थान हैं। जयपुर में अनेक जगह दर्शनीय स्थान है। यह है अशुद्ध वाक्य। जयपुर में अनेक जगह दर्शनीय स्थान है और इसका शुद्ध होगा जयपुर में अनेक दर्शनीय स्थान है। इसका शुद्ध क्या होगा, जयपुर में अनेक दर्शनीय स्थान है। तो इसमें जयपुर भी क्या है, एक जगह है, तो ये जगह जो है वो हट जाएगा और जयपुर में अनेक दर्शनीय स्थान है। इस तरीके से शुद्ध वाक्य बन जाएगा। चौथे नंबर पे अपन बात करें। चौथे नंबर पे है, वह रोज रामायण की पुस्तक पढ़े। वह रोज रामायण की पुस्तक पढ़े। तो इसमें हमने देखा वह रोज, रामायण भी क्या है, एक पुस्तक है, तो इस पुस्तक को हटा देंगे और लिख देंगे कि वह रोज रामायण पढ़े। तो इसका क्या हो जाएगा, वह रोज रामायण पढ़े। तो इसमें रामायण जो है वो एक पुस्तक का नाम है, इसलिए इसको हमने हटा दिया और हमारा जो वाक्य है वह रोज रामायण पढ़े, ये शुद्ध वाक्य बन गया। पांचवा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हिमालय पर्वत बर्फ से ढका रहता है। हिमालय पर्वत बर्फ से हमेशा
ढका रहता है। तो हिमालय क्या है? एक पर्वत है, या तो हिमालय क्या है? एक पर्वत है। तो इसका शुद्ध रूप जो होगा वो होगा कि हिमालय बर्फ से ढका रहता है। हिमालय बर्फ से ढका रहता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम जो संज्ञा संबंधी अशुद्धियां हैं उनको दूर करते हैं। ये संज्ञा संबंधी अशुद्धियां अशुद्ध वाक्य थे और इनको हमने इस तरीके से शुद्ध कर दिया है। अब आगे हम देखते हैं सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। दूसरे नंबर पे है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। दूसरे नंबर पे बात करेंगे सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। अब सर्वनाम का मतलब होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है शब्द का नाम। इसमें क्या होता है? सर्वनाम से संबंधित अशुद्धियों को लिखते समय इसमें एक तो लिंग, वचन, पुरुष आदि का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल देखें कि दूध में कौन गिर गया। एग्जाम्पल देखें, दूध में कौन गिर गया। ये कौन गिर गया, ये अशुद्ध वाक्य है, सर्वनाम से संबंधित। तो दूध में कौन गिर गया की जगह आ जाएगा दूध में क्या गिर गया। दूध में क्या गिर गया, ये अशुद्ध है और ये क्या हो गया? शुद्ध। और किससे संबंधित? सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां हम देखते हैं। तो पहला हमने देखा कि दूध में कौन गिर गया, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा दूध में क्या गिर गया। दूसरा है उसने वहां जाना ही था। उसने वहां जाना ही था। उसने वहां जाना ही था, तो इसका क्या हो जाएगा? उसे वहां जाना ही था। उसने की जगह उसे वहां जाना ही था। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं, तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा उदाहरण हम देखते हैं कि मेरे को पाठ याद नहीं हुआ। मेरे को पाठ याद नहीं हुआ। मेरे को पाठ याद नहीं हुआ, इसका हो जाएगा मुझे पाठ याद नहीं हुआ। मेरे को की जगह आ जाएगा मुझे पाठ याद नहीं हुआ। मेरे को पाठ याद नहीं हुआ की जगह आएगा, मेरे को की जगह आ जाएगा मुझे पाठ याद नहीं हुआ। चौथा एग्जाम्पल इसका देखेंगे, सर्वनाम से संबंधित जो चौथा है वो देखते हैं कि मेरे से यह काम नहीं होगा। मेरे से यह काम नहीं होगा। तो हमने देखा मेरे से यह काम नहीं होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? मुझसे यह काम नहीं होगा। मेरे से की जगह मुझसे यह काम नहीं होगा। तो ये शुद्ध वाक्य है, सर्वनाम से संबंधित, ये अशुद्ध वाक्य है। अगला हम देखते हैं कि तुम तो तुम्हारा काम करो। तुम तो तुम्हारा काम करो। ये क्या है? तुम तो तुम्हारा काम करो, तो इसका हो जाएगा तुम अपना काम करो। तुम अपना
काम करो। तो इस तरीके से विद्यार्थियों हमने सर्वनाम संबंधी जो अशुद्धियां हैं उसको 5 उदाहरणों के माध्यम से समझा कि ये अशुद्ध वाक्य है, इसको हमने शुद्ध करके इस तरीके से लिखा है। आगे हम अगला जो पॉइंट है वह है विशेषण संबंधी अशुद्धि। विशेषण संबंधी अशुद्धि देखते हैं अब हम। तीसरा है विशेषण संबंधी अशुद्धि। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो है वो विशेषण है। हिंदी में विशेषण जो शब्द है, यानी कि हिंदी में विशेषण शब्द के रूप संज्ञा या सर्वनाम के जो लिंग हैं, वचन हैं, उसके अनुसार प्रयुक्त होते हैं। तो हम विशेषण संबंधी अशुद्धियां देखते हैं। तो इधर देखते हैं अशुद्ध वाक्य। दूसरा है शुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य में नंबर 1 है। अशुद्ध वाक्यों में नंबर 1 देखते हैं। यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है। यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है। इसमें देखा यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है, इसका शुद्ध वाक्य होगा शुद्ध गाय नहीं, गाय का शुद्ध दूध मिलता है। इसका उल्टा हो जाएगा, यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है। यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है। यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यह शुद्ध वाक्य हो गया। दूसरे नंबर पे अपन बात करते हैं महादेवी वर्मा विद्वान महिला थी। महादेवी वर्मा विद्वान महिला थी। तो विद्यार्थियों विद्वान जो शब्द है ये पुरुष के लिए उपयुक्त होता है, महिला के लिए इसकी जगह आ जाएगा विदुषी। तो क्या होगा, महादेवी वर्मा विद्वान की जगह क्या आएगा, विदुषी महिला थी। तीसरा एग्जाम्पल इसका देखते हैं। तीसरा जो एग्जाम्पल है वह है धोबी ने अच्छी चादरें धोई। धोबी ने अच्छी चादरें धोई। देखो इसमें हमने देखा धोबी ने अच्छी चादरें धोई, तो इसमें हम देखेंगे कि अच्छी चादरें हो गई हैं, या हमारे पास अगर चादरें ही अच्छी हैं तो धोने की क्या आवश्यकता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, धोबी ने चादरें अच्छी धोई। धोबी ने चादरें अच्छी धोई। तो इसमें हमने देखा धोबी ने अच्छी चादरें धोई। हम समझ रहे हैं कि चादरें अगर अच्छी हैं तो धोने की आवश्यकता नहीं है, साफ और स्वच्छ है तो धोने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें हम हमारा क्या शुद्ध वाक्य होगा, धोबी ने चादरें अच्छी धोई। चौथा जो एग्जाम्पल है इसका देखते हैं कि सुश्री सुनीता के पति शिक्षक हैं। सुश्री सुनीता के पति शिक्षक हैं। तो इसमें सुश्री की जगह क्या आ जाएगा, श्रीमती, क्योंकि इसके पति हैं तो इसकी शादी हो रखी है और शादी वाली महिला को बोलते हैं श्रीमती। श्रीमती सुनीता के पति
तो सुश्री की जगह क्या आ जाएगा, श्रीमती, और श्रीमती आकर आने पर हमारा जो वाक्य है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। आगे हमें जो अगला है उसकी तरफ देखते हैं कि क्रिया संबंधी अशुद्धि। चौथा जो पॉइंट है क्रिया संबंधी अशुद्धि। नंबर 4 की बात करते हैं, क्रिया संबंधी अशुद्धि। तो विद्यार्थियों क्रिया संबंधी जो अशुद्धि है, यानी कि इसमें क्या ध्यान रखना पड़ता है कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग जो होता है, वाक्य में क्रिया का प्रयोग लिंग वचन कर्ता कर्म आदि के अनुसार किया जाता है। वाक्य में जो क्रिया होती है उसका जो प्रयोग होता है लिंग वचन कर्ता कर्म आदि के अनुसार हम करेंगे, लेकिन जब इनमें व्याकरण का पूरा ध्यान नहीं रखा जाता है, यानी कि व्याकरण का ध्यान नहीं रखते हुए इन व्याकरण के टॉपिकों का प्रयोग कर लिया जाता है, तो क्रिया से संबंधित जो अशुद्धियां हैं वो ज्यादातर अपने को देखने को मिलती है। तो नंबर 1 इसके जो एग्जाम्पल हैं वो देखते हैं। तो इधर देखते हैं अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य, और इधर है शुद्ध वाक्य। तो अशुद्ध वाक्य में क्रिया संबंधी जो अशुद्धियां हैं, नंबर 1 जैसे है उसमें है बालक दूध खाकर सो गया। बालक दूध खाकर सो गया। तो दूध खाते नहीं है बल्कि पीते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, बालक दूध पीकर सो गया। बालक दूध पीकर सो गया। इसका हमने क्या देखा कि दूध जो है वो खाने की वस्तु नहीं है, खाने का पदार्थ नहीं है, एक लिक्विड है, तो इसको पीना पड़ता है। तो बालक दूध पीकर सो गया। दूसरा देखे, खेतों की फसल सूखी पड़ी है। खेतों की फसल सूखी पड़ी है, तो इसमें क्या आएगा, खेतों की फसल सूखी पड़ी है का शुद्ध रूप हो जाएगा खेतों की फसल सूखी पड़ी है की जगह सूख गई है। खेतों की फसल सूख गई है। इसी प्रकार अगला देखते हैं, तीसरा जो एग्जाम्पल है इसका देखते हैं कि सेठ के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थे। सेठ के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थे, तो इसका हो जाएगा सेठ के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। थे की जगह क्या हो जाएगा, थी। सेठ के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थे की जगह क्या आ जाएगा, थी। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगा, तो इसमें आ जाएगा उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बहने लगा की जगह बहने लगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगला जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं, वह कंबल लपेट कर सो गया। वह कंबल लपेट कर सो गया।
तो लपेट कर की जगह आ जाएगा ओढ़ कर। वह कंबल ओढ़ कर सो गया, वह कंबल ओढ़ कर सो गया। अगला एग्जाम्पल इसमें देखें कि किसान ने एक घोड़ा और एक बैल खरीदे। छठवां देखें, किसान ने एक घोड़ा और एक बैल खरीदे। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा कि किसान ने एक घोड़ा और एक बैल खरीदे की जगह खरीदा। किसान ने एक घोड़ा और एक बैल खरीदा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये जो क्रिया संबंधी अशुद्धियां हैं ये हमने देखी। ये अशुद्ध वाक्य हैं क्रिया से संबंधित और इनको हमने शुद्ध करके इधर लिखा। तो विद्यार्थियों वाक्य शुद्धि के 4 पॉइंट हमने पढ़े। आगे इसी पॉइंट के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए